उत्तराखंड के जोशीमठ में हो रहे भूधसाव को लेकर हुई कैबिनेट बैठक। जोशीमठ में हो रहे भूधसाव पर की गई चर्चा। कैबिनेट बैठक में आपदा को लेकर किए गए कई अहम फैसले। आपदा प्रभावितों की मदद के लिए बातचीत। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने सीएम धामी से की मुलाकात। जोशीमठ में भूधसाव क्षेत्र में प्रभावित परिवारों की सुरक्षा और सरकार की तरफ से की जा रही विभिन्न व्यवस्थाओं पर की गई चर्चा। जोशीमठ भूधसाव पर बोले सीएम धामी, कहा पीड़ित परिवारों को दी जा रही है मदद, केंद्र सरकार की तरफ से भी मिल रही है मदद। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर किया गया याद। काबीना मंत्री गणेश जोशी ने अपने कार्यालय पर विवेकानंद जी की जयंती पर पुष्प अर्पित कर किया नमन। गणेश जोशी ने कहा, हमें उनके विचारों से लेना चाहिए प्रेरणा। एक बार फिर पेपर लीक मामले ने पकड़ा तूल। पेपर लीक मामले में जांच कर रही एसटीएफ ने 4 लोगों की गिरफ्तारी की। मामले में आगे की जांच जारी। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। उत्तराखंड राज्य कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है और कैबिनेट बैठक में जोशीमठ में हो रहे भूधसाव पर बातचीत की गई। मुख्य सचिव एसएस संधू ने कहा कि जोशीमठ में आपदा को लेकर फैसले हुए, गहन विचार विमर्श हुआ। जोशीमठ को लेकर फैसले 45 करोड़ को सरकार ने अनुमोदित किया। अब 5 जगहों पर चिन्हित किए गए जहां पर लोगों को विस्थापित किया जाएगा। जोशीमठ आपदा वालों को किराया सरकार ने 5000 करने का फैसला किया। राहत शिविर में अधिकतम खाने के लिए 450 रुपये प्रति व्यक्ति दिया जाएगा। मनरेगा की दर पर लोगों को मदद दी जाएगी और साथ ही 15,000 रुपये पशुओं के विस्थापन के लिए दिए जाएंगे। वहीं आहार के लिए प्रति जानवर जो बड़े हैं उन्हें 80 रुपये और छोटों के लिए 45 रुपये दिए जाएंगे। बिजली और पानी के बिल 6 महीने के लिए माफ किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती से भेंट की। इस अवसर पर जोशीमठ के भूधसाव क्षेत्र में प्रभावित परिवारों की सुरक्षा और क्षेत्र में सरकार की तरफ से की जा रही विभिन्न व्यवस्थाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जोशीमठ के भूधसाव क्षेत्र में प्रभावित परिवारों को अंतरिम पैकेज दिया जा रहा है और साथ ही अंतरिम पैकेज और पुनर्वास की दर निर्धारण करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। प्रभावित हितधारकों के हितों का पूरा ध्यान रखते हुए मुआवजा दिया जाएगा। जोशीमठ भूधसाव मामले पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जोशीमठ के प्रभावित और पीड़ित परिवारों के लिए राज्य सरकार हर संभव मदद मुहैया कराने का प्रयास कर रही है। और साथ ही सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकार को आश्वस्त किया कि आपदा की वजह से जो भी राहत पैकेज केंद्र सरकार को देना होगा वो राहत पैकेज केंद्र सरकार राज्य सरकार को देगी। और इस बीच यहाँ पर एक तरफ जोशीमठ को लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं। आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। इस कैबिनेट बैठक में तमाम निर्णय लिए गए और साथ ही साथ यहाँ पर जोशीमठ पर हर रिपोर्ट यहाँ पर सीएम कार्यालय के द्वारा ली जा रही है और जो परिवार हैं, जो प्रभावित परिवार हैं, पीड़ित परिवार हैं, उनकी हर संभव मदद भी की जा रही है। चूँकि जो प्रभावित क्षेत्र है और जो ज़्यादा प्रभावित लोग हैं उन सभी को उस क्षेत्र से शिफ्ट कर रहे हैं और शिफ्ट किया गया है। लगभग 90 के आसपास परिवार होंगे जिनको शिफ्ट किया जा चुका है अभी तक और जहाँ जहाँ भी लग रहा है कि उनको शिफ्ट करने की आवश्यकता उनको शिफ्ट किया जा रहा है। और फौरी तौर पर अंतरिम राहत के रूप में 1.5 लाख रुपए की धनराशि
देना वहाँ पर प्रारंभ कर दिया है, कल से ही प्रारंभ हो गई है। और अभी किसी के मकानों को तोड़ा नहीं जा रहा है, आवश्यकता पड़ने पर उनको खाली करवाया जा रहा है। वहाँ पर सर्वे करने वाली टीम काम कर रही है। बाकी जनजीवन वहाँ का सामान्य है, 60% से ज़्यादा चीज़ें सामान्य रूप से चल रही हैं। और हम जो पुनर्वास की कार्रवाई है उसको पूरी प्लानिंग के साथ कर रहे हैं। आपदा आई है, चूँकि प्राकृतिक आपदा है, लेकिन उसके बाद की जो सारी कार्रवाई है उसके लिए हम सारे फैसले ले रहे हैं, सारे आगे के प्लान कर रहे हैं। हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और महान स्वतंत्रता सेनानी, साहित्य, दर्शन और इतिहास के प्रकांड विद्वान और साथ ही आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर देहरादून में काबीना मंत्री गणेश जोशी ने अपने कार्यालय पर इसे मनाया। इस दौरान गणेश जोशी ने स्वामी विवेकानंद जी की फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित की, उनको कोटि कोटि नमन किया और साथ ही कैबिनेट मंत्री ने स्वामी विवेकानंद के विचारों को कार्यक्रम के जरिए लोगों को बताया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि चिंता नहीं, चिंतन करो। और इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि स्वामी विवेकानंद चाहते थे कि शिक्षा के साथ बच्चों का मानसिक, शारीरिक और आत्म विकास भी जरूरी है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी के संगठन महामंत्री अजय बिष्ट और साथ ही कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। विश्व में बजाया। मुझे सौभाग्य है कि मैं जब शिकागो गया था, मुझे उस हॉल में जाने का मौका मिला जिसमें उन्होंने कहा था, जब उन्होंने भाषण देना शुरू किया, माय डियर अमेरिकन सिस्टर एंड ब्रदर, तो पूरा हॉल पिन ड्रॉप साइलेंट हो गया था कि पहली बार किसी व्यक्ति ने इस प्रकार का संबोधन किया था। और शिक्षा के प्रति उनका एक विशेष ध्यान था। उनका कहना था कि शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास हो सके। शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक के चरित्र का निर्माण हो, मन का विकास हो, बुद्धि विकसित हो तथा बालक आत्मनिर्भर बने। उन्होंने कहा था कि जो शिक्षा में भेदभाव होता है बालक और बालिकाओं में, वो नहीं होना चाहिए, दोनों को समान शिक्षा मिलनी चाहिए। और उनका ये भी कहना था कि शिक्षा जो है गुरु के, जो प्राचीन हमारी वो है कि गुरु के घर में प्राप्त की जाती है और शिक्षक व छात्रों का संबंध निकट होना चाहिए। और शिक्षा का प्रचार प्रसार जो आम जनमानस है, सर्वसाधारण है, उनका होना चाहिए। और देश की आर्थिक प्रगति के लिए तकनीकी शिक्षा जरूरी हो, ये उन्होंने कहा था। चलिए बढ़ते आगे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग भर्ती परीक्षा में एक बार फिर पेपर लीक मामला सामने आया। इस मामले में जांच कर रही एसटीएफ ने 4 लोगों की गिरफ्तारी भी की है और जिनमें से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का एक कर्मचारी भी है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में कार्यरत कर्मचारी संजीव चतुर्वेदी साल 2004 से अति गोपनीय अनुभाग में सेक्शन अधिकारी के पद पर तैनात था और जिसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर लेखपाल पटवारी के पद पर हुई भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र संजीव कुमार और राजपाल नाम के व्यक्ति को बेचा था। इन दोनों व्यक्तियों ने पेपर खरीदने के बाद राम कुमार नाम के व्यक्ति के साथ मिलकर 35 छात्रों को पैसे लेकर परीक्षा प्रश्न पत्र दिया और साथ ही इन्हीं तीनों व्यक्तियों ने हरिद्वार के बिहारीगढ़ के एक फार्म हाउस और लक्सर में अभ्यर्थियों को नकल कराई। एसटीएफ में संजीव चतुर्वेदी से 22,50,000 रुपए की रकम भी बरामद की और साथ ही आपको बता दें कि एसटीएफ एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि पेपर लीक होने की सूचना मिलने के बाद एसटीएफ ने अपनी जांच शुरू की, जिसमें यह पाया गया कि पेपर लीक मामले में आयोग की किसी कर्मचारी की भी भूमिका है और इसी आधार पर जांच के बाद संजीव चतुर्वेदी को गिरफ्तार किया गया, जिससे पूछताछ करने के बाद बाकी 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जबकि इस मामले में संजीव चतुर्वेदी की पत्नी की भूमिका की भी जांच की जा रही है। आपको बता दें कि एसटीएफ एसएसपी का कहना है कि मामले की जांच अभी शुरू हुई है और आरोपियों से पूछताछ जारी है। संजीव चतुर्वेदी उसके जितने भी परीक्षा माफिया हैं जो पेपर लीक कराते हैं,
इन लोगों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का निर्देश दिया गया था। इसमें माननीय डीजीपी महोदय द्वारा भी एसटीएफ को भी निर्देशित किया गया था कि जो भी परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं उस संबंध में सूचना संकलन किया जाए। अगर किसी प्रकार की अनियमितता की बात सामने आती है तो उस पर कार्रवाई की जाए। तो इसमें हमें गोपनीय रूप से सूचना प्राप्त हुई थी कि जो विगत 8 जनवरी को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा लेखपाल और पटवारी के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। उसका प्रश्न पत्र कुछ अभ्यर्थियों को पूर्व में ही उपलब्ध कराया गया था। तो उस सूचना पर एसटीएफ की टीम ने जांच करते हुए जब विस्तृत जांच की तो उसमें सामने आया कि जो यूके पीएससी के एक सदस्य द्वारा, एक एम्प्लॉय द्वारा, अनुभाग अधिकारी हैं, उसके द्वारा वहां से प्रश्न पत्र को चुराकर फोटो खींचकर बाहरी व्यक्तियों को, जिनके नाम राजपाल और संजीव कुमार हैं, उनको उपलब्ध कराया गया और उनके माध्यम से अन्य अभ्यर्थियों को ये प्रश्न पत्र परीक्षा से पूर्व ही पढ़ा दिया गया था। लगभग अभी तक की विवेचना में 35 अभ्यर्थियों का परीक्षा से पूर्व ये प्रश्न पत्र प्राप्त किया जाना प्रकाश में आया है। चलिए बढ़ते हैं आगे, जहां जोशीमठ में जमीन धंसने की घटनाओं से पूरा देश चिंतित है और आए दिन भूधसाव की डरा देने वाली घटनाएं और तस्वीरें सामने आ रही हैं। जोशीमठ में घर छोड़ने वाले लोगों की आंखों में भरे आंसू उनका दर्द बयां कर रहे हैं और सुबह होते ही लोग कैंप से निकलकर अपने घरों को देखने जा रहे हैं। अपने आशियाने को निहारते हुए इनकी आंखें जो कि भर आती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इनके ऊपर कितना दुखों का पहाड़ टूटा है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद की जा रही है, लेकिन फिर भी जरा सोचिए, अपनी जमा पूंजी से बनाया हुआ घर अगर छोड़ना पड़े तो कितना दर्द और कितनी तकलीफ होती है। हर किसी को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर उन लोगों पर क्या गुजर रही होगी जिस आशियाने को बनाने में उन्होंने वर्षों समय लगा दिया, जिस आशियाने को उन्होंने हाथों से सींचा, आज उन्हें अपने घर से बेघर होना पड़ रहा है। जरा सोचिए क्या गुजर रही होगी उन पर। देखिए पहाड़ों के लोगों का दर्द जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देगा। खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दरारें, दर्द और यादें, लड़खड़ाती जुबान और भरी आंखों से जोशीमठ के लोग अपनी दर्द भरी दास्तां सुना रहे हैं जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देगा। दरारें, दर्द और यादें, इन दिनों जोशीमठ के लोगों की बस यही कहानी है। जोशीमठ में पड़ रही दरारों को लेकर कई घरों को खाली करवाया जा चुका है। इन घरों में वर्षों से रहने वाले लोग अपना दुखड़ा सुनाते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों के चेहरे पर एक बेबसी नजर आ रही है। तस्वीरें जो हर किसी को रुला देगी। जिन्होंने अपनी जमा पूंजी से बनाया था घर, आज उन आशियाने को छोड़ते हुए उन पर क्या गुजर रही होगी, ये दर्द बयां कर रही है तस्वीरें। अभी आंखों से बहते आंसू यादों की कहानी बयां कर रहे हैं। हर तरफ बस एक ही गुहार, पहाड़ बचा लो सरकार, पहाड़ बचा लो सरकार। अपने घर को खाली करने के दौरान हर कोई भावुक है। प्रभावित महिलाएं फूट फूट कर रो रही हैं। उनका कहना है अपनी जमा पूंजी से ये घर बनाया था, अब उन्हें कहां बसाया जाएगा इसका कुछ नहीं पता। सरकार की तरफ से प्रभावितों को हर प्रकार की राहत के आश्वासन को पूरा करते हुए अंतरिम राहत के तौर पर अभी तक 42 प्रभावितों को 63 लाख रुपए की धनराशि वितरित की जा चुकी है और साथ ही पूर्ण क्षतिग्रस्त भवनों के लिए एसडीआरएफ के तहत 10 प्रभावितों को 13 लाख रुपए की धनराशि बांटी जा चुकी है। वहीं वर्तमान समय में जोशीमठ में एनडीआरएफ की 2 टुकड़ियां तैनात की गई। साथ ही जोशीमठ क्षेत्र के लिए 1 टुकड़ी और रवाना की जा रही है। जोशीमठ में एसडीआरएफ की 8 टुकड़ियां तैनात की गई। भारत सरकार की तरफ से किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने हेतु गौचर में सेना, आईटीबीपी के हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। सीबीआरआई, वाडी इंस्टीट्यूट, जीएसआई, आईआईआरएस तथा एनजीआरआई की एक समिति जोखिम मूल्यांकन के लिए गठित की गई है। आईआईटी रुड़की द्वारा भू तकनीकी अध्ययन किया जा रहा है। वहीं आपदा प्रबंधन सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने गुरुवार को जोशीमठ नगर क्षेत्र में हो रहे भूधसाव और भूस्खलन के उपरांत राज्य सरकार की तरफ से किए जा रहे राहत और बचाव, स्थायी अस्थायी पुनर्वास से संबंधित किए जा रहे कार्यों की मीडिया के माध्यम से जानकारी दी और साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से प्रभावितों को दिए गए हर प्रकार की राहत के आश्वासन को पूरा करते हुए विस्थापन के लिए अंतरिम राहत के रूप में 42 परिवारों को 63 लाख रुपए की धनराशि वितरित कर दी गई है और साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से भी हर संभव मदद की जा रही है।
निरोधन के लिए रोकथाम के लिए बैपकॉस को संस्था के रूप में नामित किया जाना है। इसके लिए कल कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा, स्वीकृति के बाद इसको आदेश जारी किए जाएंगे। एसडीआरएफ की 8 टीमें तैनात है जोशीमठ में, जो कि आपदा राहत कार्य में लगे हुए हैं। जैसा कल बताया गया था कि वहाँ पर पोल विद्युत लाइनों की और पोल की सुरक्षा के लिए 2 करोड़ 14 लाख रुपए जारी किए गए हैं। एनडीआरएफ की 2 टीमें तैनात हैं और 1 टीम और रवाना हो रही है। इसके अतिरिक्त हम ये बताना चाहेंगे कि डिफरेंट एजेंसियों के द्वारा कई जगह कन्फ्यूजन है कि कौन सी एजेंसी क्या कर रही है, जो केंद्रीय एजेंसियां हैं। इसके तहत वाडिया संस्थान, वाडिया इंस्टीट्यूट के द्वारा जियो फिजिकल इन्वेस्टिगेशन और सीज्मोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जोशीमठ के लोगों ने जो अपने खून पसीने की कमाई से पाई इकट्ठा किया और 4 कमरों का मकान खड़ा किया, आज उन आशियानों को छोड़ना पड़ रहा है। नया आशियाना तो वक्त आने पर होगा, लेकिन अभी आंखों से बहते आंसू यादों की कहानी बयां कर रहे हैं, जो हर किसी को ये सोचने पर विवश कर देगा कि आखिर पहाड़ के लोगों पर क्या दर्द गुजर रहा होगा। ये तो बहुत परेशान है। दरअसल में जो है इस ज़मीन की स्थिति ऐसी है, ये ज़मीन यहाँ नीचे से रोड कटी है, ऊपर से ड्रेनेज का सिस्टम इनने बहुत, नगर पालिका ने बहुत गंदा कर रखा है। तमाम जितने स्कवर हैं यहाँ सारे बंद हैं सर। हमने वार्ड मेंबर को बता दिया है, पीडब्ल्यूडी वालों को बता दिया है, कभी बोल रहे हो कि वो डालेंगे। दरअसल में रोडों की स्थिति ये क्या बोलते हैं, नंदा सैन वाली रोड से लेकर के केवल एक ही ड्रेनेज सिस्टम है जो नाला आता है, इधर इस पर डालते हैं। बाकी जहाँ जहाँ पे स्कवर है लोगों ने मकाने बना दी है। ये घरों के जो है ये ज़मीन जो है धसकते चले जाने में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं। मतलब यह है कि हम लोगों का जो है जितने बार भी हम इसमें पैसा लगाएं या कुछ करें तो वो सारा व्यर्थ जा रहा है। हमने प्रशासन को भी कई बार मतलब जो है अर्जी दे दी है, लेकिन उन्होंने हमारे तरफ से कोई सुनवाई नहीं करी है। सुदर्शन न्यूज़ से प्रीति झा की रिपोर्ट। और चलिए बढ़ता आगे, उत्तराखंड के सीमांत शहर जोशीमठ में भूधसाव के बाद राज्य और केंद्र सरकार गंभीरता से कार्य कर रही हैं। जोशीमठ में रहने वाले लोगों को विस्थापित करने की रूपरेखा तैयार की जा रही है, जिससे जान माल का नुकसान होने से बचाया जा सके। इसी कड़ी में हरिद्वार पहुंचे शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सरकार की तरफ से लोगों को विस्थापित करने के लिए कार्य किया जा रहा है। इसके लिए 45 करोड़ वित्त विभाग की तरफ से दी जाएगी, जिससे समस्या को दूर किया जा सके। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि जोशीमठ आपदा को देखते हुए राज्यों केंद्र सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। सरकार द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है, वहां रहने वाले लोगों की राहत राशि बढ़ाई जा रही है, लोगों को विस्थापित करने के लिए कार्य किया जा रहा है। इन कार्यों के लिए 45 करोड़ वित्त विभाग से जारी किए गए हैं, जिससे वहां रहने वाले लोगों को राहत मिल सके। सीखिए, हमारे पास है। हमारी चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्रीय सरकार हो, पूरी गंभीरता से बहुत तत्परता के साथ उस पर कार्रवाई चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार उस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जहां वो आपदा है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि सरकार लगातार कदम उठा रही है। उनका जो राहत राशि है उसे बढ़ाने का काम किया है। जो वहाँ सर्वे हो रहा है उसमें चिन्हीकरण का काम हो रहा है। होटल आप जानते हैं 2 होटलों का चिन्हीकरण किया गया, उनको डेमोलिश का काम चल रहा है। और उसके अलावा जितने अन्य लोग हैं जो प्रभावित लोग हैं उनको पुनर्वासित करने का काम कर रहा है। और 45 करोड़ रुपया वित्त विभाग की तरफ से उसमें जो हमारे यहाँ राशि है उसको भी मुक्त में किया गया है, ताकि वहाँ के लोगों को अच्छे से अच्छा उनकी जो समस्याएं हैं उसको राहत के रूप में ये सरकार दे सके। मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम पे भगवान से ही प्रार्थना कर रहा हूँ कि सारी समस्याओं का निदान जल्दी हो, ताकि प्रभावितों को परेशानी ना हो। टिहरी जिले के पोनाडा गांव के मंदिर में 12 साल तक तपस्या करने के बाद दुधियाड़ी देवी भक्तों के दर्शन को बाहर निकली है। टिहरी जिले के सैकड़ों गांवों में करीब 37 दिन बाद पैदल सफर करने के बाद आज दुधियाड़ी देवी उत्तरकाशी जिले की सीमा पर स्थित ब्रह्मपुरी गांव पहुंची, जहां गाजला पट्टे के गांव से सैकड़ों भक्तों की भीड़ दर्शन को उमड़ रही है। इसी दौरान भक्तों ने देवी का फूल मालाओं से भव्य स्वागत कर मन्नतें मांगी। इस दौरान देवी ने पंचों को ब्रह्मपुरी में देवी का मंदिर बनाने की सहमति दी। आपको बता दें कि उत्तराखंड को देवभूमि यूं ही नहीं कहते,
यहाँ के कण कण में देवी देवता वास करते हैं। यहाँ की देव डोलियाँ हों या फिर पशुवा, मनुष्यों में देवता का रूप अवतरित होने वाले का अपना अलग अलग महत्व है। और ऐसा ही एक अलग उदाहरण टिहरी जिले के गोनगढ़ पट्टी के पोनाड़ा गांव की दुधियाड़ी देवी का देश भर में अद्भुत उदाहरण है। दुधियाड़ी देवी का पुराना इतिहास है। 12 सालों से 12 साल में एक बार बाहर निकलती है और कम से कम 100 गांव भ्रमण करके हमारे गांव बागी पहुंची और बागी में भव्य स्वागत किया गया। इस देवी का जो है इतना महत्व है कि लोग देश विदेश कई क्षेत्रों से, हमारे यहाँ कम से कम 500 लोग इकट्ठे हो रखे हैं इस स्वागत के लिए। और 20 गांव में होते हुए 12 को ठांडी, 13 को कुमारकोट, 14 को उत्तरकाशी गंगा स्नान। और इसका इतिहास है कि आज तक गंगा में भी पैदल न जा करके गंगा स्वयं पार करती है और स्नान करके सुबह 3:30 बजे, सबसे पहले सुबह 3:30 स्नान करके माघ मेले में प्रवेश करती है। और पूरे मुल्क, टिहरी क्षेत्र, उत्तरकाशी जनपद, 2 जनपदों की ऐतिहासिक हमारी जो है दुधियाड़ी देवी है, जिसको सब लोग मानते हैं। मेरा नाम अक्षत भट्ट है। मैं यहाँ ब्रह्मपुरी में आ रखा हूँ। जैसे मुझे पता लगा कि हमारी कुल देवी दुधियाड़ी देवी आ रखी है, तो हम सब परिवार के साथ यहाँ पर देवी के दर्शन करने के आ रखे हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? बहुत बढ़िया लग रहा है, अद्भुत अनुभव हो रहा है। कि कौन कौन लोग आ रखे हैं आपके यहाँ से? हमारे सब चाचा। उत्तराखंड के गंगोत्री में मौसम ने करवट ले ली है और अबू धाबी के उच्च हिमालय गंगोत्री धाम में हो रही बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई हैं। गंगोत्री धाम में देर रात बर्फबारी हुई। गंगोत्री धाम मां गंगा का मंदिर सफेद चादर ओढ़े हुए नजर आया और साथ ही हर्षिल, झाला, मां गंगा का शीतकालीन प्रवास में भी बर्फबारी हुई। सुखी टॉप तक बर्फबारी देखने को मिल रही है। बर्फबारी होने से तापमान में गिरावट आई है। लोगों को ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं अबू धाबी के जनपद के पर्यटक इन जगहों पर पहुंचने के लिए बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। जनपद उत्तरकाशी में नाल मोटर मार्ग में सुधारीकरण की मांग को लेकर 80 गंगा घाटी ग्रामीणों का धरना फिर से शुरू हो गया। प्रशासन और विभाग की तरफ से ठोस आश्वासन न मिलने से ग्रामीणों ने जमकर जिला मुख्यालय में नारेबाजी की, प्रदर्शन किया और धरने पर बैठ गए। इस दौरान ग्रामीणों ने मोटर मार्ग में सुधारीकरण की मांग की और साथ ही कहा कि हमारी समस्या का समाधान जल्द किया जाए। 14 जनवरी से बागेश्वर में शुरू होने वाले 10 दिवसीय उत्तरायणी मेले को सुव्यवस्थित तरीके से संचालित कराने के लिए पुलिस विभाग की तरफ से बैठक कर अंकित कंडारे, सीओ ऑपरेशन बागेश्वर को उत्तरायणी मेले के दौरान यातायात व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई। आगामी 10 दिवसीय उत्तरायणी मेले के तहत यातायात व्यवस्था का रोड मैप बताते हुए अंकित कंडारी का कहना है कि बागेश्वर के नगरीय क्षेत्र में मेले के दौरान वीआईपी और वीवीआईपी वाहन को छोड़कर अन्य वाहनों का बागेश्वर नगरीय क्षेत्र में आना वर्जित है। बागेश्वर से बाहर जाने वाले वाहनों को बाईपासों का सहारा लेना होगा और साथ ही बागेश्वर नगर में मेले के दौरान आने वाले लोगों के लिए पार्किंग की व्यवस्था तैयार की गई है। जैसे कि आपको विदित है कि 14 से लेकर 24 तक बागेश्वर में उत्तरायणी मेले का आयोजन होना है, तो इसमें हमें आशंका है कि काफ़ी मात्रा में श्रद्धालु और मेले देखने के लिए लोग आएंगे। तो इसके अंतर्गत हमारे द्वारा एक रूट डाइवर्जन प्लान बनाया गया है। जैसा कि आपको पता ही है कि बागेश्वर में मुख्य रूप से 5 सड़कें हैं जो बागेश्वर में मिलती हैं। तो सबसे पहले जो गरुड़ से आने वाले यात्री हैं, अगर उन्हें अल्मोड़ा जाना है तो वो फिर बाईपास होते हुए गिरिछीना और जुडिशरी वाली रोड के नीचे से अल्मोड़ा तापुला रोड पे मिलेंगे। अगर उन्हें कपकोट या कांडा जाना है तो वो लोग आर्य बाईपास, झांगड़ बाईपास होते हुए कपकोट और कांडा की साइड निकल जाएंगे। इसके बाद अगर कपकोट से आने वाले लोग हैं, उन्हें अल्मोड़ा या फिर कांडा जाना है तो फिर भागीरथी बाईपास होते हुए ये कांडा रोड और उसके बाद चंडिका रोड से होते हुए अल्मोड़ा आ जाएंगे। और अगर उन्हें गरुड़ की साइड जाना है तो वो लोग ध्यांगड़ बाईपास पकड़ते हुए गरुड़ बैजनाथ रोड पे चले जाएंगे। इसी प्रकार कांडा से आने वाले व्यक्ति हैं, उनको अगर कपकोट या फिर गरुड़ जाना है तो भागीरथी बाईपास होते हुए कपकोट रोड से फिर ध्यांगड़ बाईपास होते हुए बैजनाथ रोड पे चले जाएंगे। और उन्हें अगर अल्मोड़ा जाना है तो वो लोग चंडिका मंदिर रोड से होते हुए उसके बाद बिलौना बाईपास से अल्मोड़ा रोड पे मिल जाएंगे। उत्तराखंड के मसूरी में स्थानीय लोग और युवाओं की तरफ से स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई गई। इस मौके पर युवा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, वहीं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।
इस कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद जी के फोटो पर पुष्प अर्पित किए गए और साथ युवाओं को सम्मानित भी यहां पर किया गया। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है। अबुदादी की खटीमा में भूमि विवाद का मामला सामने आया। बता दें कि भूमि विवाद की सूचना पर एक पक्ष के लोगों ने पुलिस के साथ अभद्रता की और साथ ही वर्दी फाड़ने का प्रयास किया, जिसमें 4 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल मामले में आरोपियों से पूछताछ जारी है और पूछताछ के बाद आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। केदारनाथ धाम सहित हिमालयी क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सीमांत क्षेत्रों में हल्की बारिश होने से तापमान में भारी गिरावट महसूस होने से ग्रामीण घरों में कैद रहने को विवश हो गए। मुख्य बाजारों में व्यापारी अलाव के सहारे दिन गुजारने के लिए विवश हो गए हैं। आने वाले दिनों में अगर मौसम का मिजाज इसी प्रकार रहा तो सीमांत क्षेत्रों में बर्फबारी का आगाज हो सकता है। अबुदाबी के केदारनाथ धाम में 1.5 फीट तक बर्फबारी होने से पुनर्निर्माण कार्य पूरी तरह ठप हो गए। मौसम के अनुकूल अगर निचले क्षेत्रों में बारिश होनी है तो प्रकृति में नव ऊर्जा का संचार होने के साथ साथ काश्तकारों की फसलों के लिए भी इसे शुभ माना जा रहा है। यहाँ पर आपको बता दें कि ओखीमठ में लगातार यहाँ पर बर्फबारी हो रही है। हालांकि इस बीच यहाँ पर जो पर्यटक हैं वो अति उत्साहित यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बारिश और बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है और इस बीच यहाँ पर लोग ठंडे से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।